अहम ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास। इख्तलाफात पैदा हो गए, वजह सामने आई है। आखिरी जो मुलाकात थी, खुद रिक्वेस्ट की थी, आने से पहले उन्होंने तालबा पेश किया, हुकूमत के खिलाफ स्टे भी लिया हुआ था, ऑर्डर जो है वो वापस किया गया। तो चंद दिन पहले सदर की एडवाइस का इनकार कर दिया, फौरी तब्दील कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर मैं खुद लगाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल और हस्ब मामूल आज हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब, साबिक एडवाइज़र मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर। आज अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिक, और इसको हमने नाम दिया है ब्रेकिंग विद मुर्तज़ा दुरानी। मुर्तज़ा दुरानी साहब के पास बड़ी अहम खबरें होती हैं और बड़ी अथेंटिक किस्म की खबरें होती हैं जो आप तक पहुँचती हैं, और आज प्रोग्राम तबादला ख्याल में हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो आटे का बहरान है और उसकी बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आज जो काबीना का एक इजलास होना था, उसमें कुछ फैसले होने थे आटे के मुतल्लिक। इससे पहले भी फैसला किया गया था कि आटे के हवाले से कुछ सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ अहम ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आपके पास और जो नाज़रीन को आप बर वक्त पहुँचाएँगे, और बड़ी अथेंटिक सोर्सेज से खबरें आप तक पहुँची हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया राज साहब। असल में आज़ाद कश्मीर में डे बाई डे जो है, दिन ब दिन जो है सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। जैसा पाकिस्तान में आप देख रहे हैं सियासी अदम इस्तेकाम है, तो आज़ाद कश्मीर में भी बज़ाहिर तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब ने एक अच्छी मूव की थी, जो अपोजिशन लीडर के घर भी गए, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने स्पीकर चैम्बर में स्पीकर साहब से भी मुलाकात की। लेकिन इस दौरान एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि जो हमारे लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। और बड़ी बात है ये, इख्तलाफात की जो मेन रीज़न है, वो जो उसकी वजह सामने आई है, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर की आखिरी जो मुलाकात थी, वो नाखुशगवार मुलाकात साबित हुई। उसमें उसकी जो मुलाकात थी, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद रिक्वेस्ट की थी प्रेसिडेंट साहब से, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हैं वो अमेरिका के और बरतानिया और यूरोप के दौरे पे जाने से पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से जब मुलाकात की, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मुतालबा पेश किया, एक फाइल लेके आए, और वो फाइल चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की तकरीर के हवाले से। अच्छा। तो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो इस वक्त नईम शराज साहब हैं, आपको पता है, साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, और उनका टेन्योर भी है, और गवर्नमेंट ने लिख के भी दिया हुआ है। जहाँ पे तनवीर इलियास साहब ने फ़हीम अब्बासी साहब की तैनाती की थी, फ़हीम अब्बासी साहब की नहीं की थी उन्होंने। फ़हीम अब्बासी साहब का तो उन्होंने चेयरमैन सीबीआई लगाया, यहाँ पे ये चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो नायब का चेयरमैन, और वो यहाँ पे सरदार नईम शराज साहब ऑलरेडी एज ए चेयरमैन काम कर रहे हैं। तो नईम शराज साहब हुकूमत के खिलाफ अदालत में भी गए थे, हाई कोर्ट में स्टे भी लिया हुआ था, लेकिन हुकूमत ने वहाँ पे तहरीरी तौर पर रिटर्न लिख के दिया था कि हमें चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को हमने तब्दील नहीं करना, इसलिए ये ऑर्डर जो है वो वापस किया जाए। तो फिर नईम शराज साहब ने अपना स्टे ऑर्डर और अपनी रिट वापस ले ली थी इस यकीनदानी पे जो हुकूमत ने। लेकिन जो चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को सदर की एडवाइस का पाबंद है इसमें चेयरमैन साहब ब्यूरो की तैनाती के हवाले से, तो उसके लिए फिर वो फाइल लेके गए। एक साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और साबिक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट रिटायर हुए हैं जनाब मुस्तफ़ा मुगल साहब, और जनाब मुस्तफ़ा मुगल साहब जो हैं वो इंतहाई काबिल और जज रहे हैं हमारे, और काबिल एहतराम है। उनको अहम फैसले किए उन्होंने। उनको चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो लगवाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने फाइल जो अब प्रेसिडेंट साहब सदर आज़ाद कश्मीर को पेश की, तो उस पर सदर आज़ाद कश्मीर ने उस पर इनकार कर दिया कि ये अभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो नईम शराज साहब काम कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म और सदर के दरमियान खींचातानी, ये समझ लें कि तलखी तो नहीं कह सकते, लेकिन नाखुशगवार जो है सूरत हाल पैदा होगी, और उसकी वजह से फिर जब वो मुलाकात नाखुशगवार रही, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जब बाहर निकले, तो उन्होंने फिर कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि सदर आज़ाद कश्मीर के जितने भी
करीबी ब्यूरोक्रेसी है मीरपुर डिवीजन में, उसको फौरी तब्दील कर दिया जाए। अच्छा। जिसमें कमिश्नर है जो सदर साहब ने रिकमेंड किया उनको लगवाया, डीआईजी मीरपुर हैं और एसपी और डीसी मीरपुर। तो उन्होंने कहा कि मैं ये अल्फाज से वज़ीर आज़म से कि सदर कश्मीर को भी पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, और फिर मैं अपनी मर्जी से जो है वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है मीरपुर डिवीजन की मैं खुद लगाऊंगा। और ये बात जब उन्होंने कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को की, फिर उस पर ऑर्डर भी पास हो गए थे कुछ हद तक, चीफ सेक्रेटरी को भी कन्वे हो गया, जिसमें कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान साहब को कमिश्नर मीरपुर डिवीजन लगाया जा रहा था, और डीआईजी चौधरी सजाद साहब जो हैं उनको मीरपुर डिवीजन का खालिद चौहान की जगह डीआईजी लगाया जा रहा था। अच्छा। इसी तरह एसएसपी और डीसी मीरपुर के हवाले से भी जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी। तो मीनवाइल फिर कुछ वज़राए कराम जो हैं वो सदर आज़ाद कश्मीर के पास आए और उन्होंने ये इतला दी कि अब प्राइम मिनिस्टर ने आपके डिवीजन की, आपके जिले की सारी इंतजामिया तब्दील करने का अहकाम दे दिए हैं। अच्छा, अहकाम भी दे दिए थे। तो उसके बाद फिर ये सूरत पैदा हुई कि वज़ीर आज़म को फिर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रेसिडेंट साहब ने दिया कि अगर तुमने ये काम किया तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। तो उसके बाद फिर जब कुछ वज़रा ने बीच में और कुछ लोगों ने इसमें कुछ इदारों ने भी अपना किरदार अदा किया, तो उसके बाद जाके सूरत काम डाउन हुई और वज़ीर आज़म को एहसास हुआ कि ये शायद वो एक्सट्रीम स्टेप पे जा रहे हैं और मुझे इस वक्त सदर आज़ाद कश्मीर जो है उसके साथ इस मामले पे जो है माजराई नहीं करनी चाहिए। तो वो फिर ऑर्डर वापस हुए और सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो अभी भी अनकंफर्टेबल हैं, समझ लें। वो अभी भी उन्होंने सीनियर ब्यूरोक्रेसी को जाते हुए भी कन्वे किया कि कोई ऑर्डर ऐसा पास हुआ तो मेरी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। ये सदर आज़ाद कश्मीर का जो है वो जाती तौर पे उन्होंने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के उनको और कुछ और लोगों को कन्वे भी किया। तो अब ये सूरत हाल है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस सिस्टम में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की आशीर्वाद हासिल थी। और मैं आपको पुराने जो हमारे पिछले प्रोग्राम हैं उनमें ये कह चुका हूँ कि सदर आज़ाद कश्मीर की जो है वो आखिरी जो वोट होगा वो किसी और के लिए होगा, नहीं तो वो तनवीर इलियास के साथ शाना बशाना खड़े। लेकिन तनवीर इलियास साहब ने एक खुद ही अपने लिए बुरान नया पैदा करने की कोशिश की। जब मैंने आपको हमेशा ये कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को किसी से खतरा नहीं, उनको अपने आप से अपनी जात से खतरा है। सही बात। तो ना ही अपोजिशन से उनको खतरा, ना उनको विद इन पार्टी को खतरा था। अच्छा रोनी साहब, ये जो सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफात हुए हैं और ये तो वाकई बहुत बड़ी न्यूज़ है, अब क्या अगला सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं, अगली सिचुएशन? जिस तरह वज़ीर आज़म को अदम एतमाद का जो खबरें वो भी किसी वक्त उनको अदम एतमाद का सामना हो सकता है, तो इस वक्त उनको अपने दोस्त बनाने चाहिए ना कि दुश्मन, और बल्कि अपनों से उनको बना के रखनी चाहिए। और ऐसे हालात में अब क्या आने वाले सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि अदम एतमाद का क्या सिलसिला होगा? सदर साहब की वापसी के बाद किस तरह का अखाड़ा सजेगा? देखें, ये जो अभी सूरत हाल डेवलप हुई है, नई सूरत हाल बनी है, इसमें मुझे लग रहा है कि अब सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि तब्दीली तो हर सूरत में हर हाल में आनी है, बिल्कुल, और उसके कई ऑप्शन नजर हो रहे हैं। लेकिन अगर तब्दीली आनी है तो सदर आज़ाद कश्मीर अब वापसी पे, बैरून मुल्क वापसी पे आके अपने साथियों से मशावरत जरूर करेंगे कि अब हमें इस तब्दीली में अपना रोल कैसे प्ले करना। अब संजीदगी से सोचेंगे और संजीदगी से सोचेंगे, और फिर ज़ाहिर है एक एतमाद साजी जो थी वो खत्म होगी वज़ीर आज़म सदर के दरमियान। एक पेज पर थे दोनों, और सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो समझते थे कि तनवीर इलियास जो है वो उनके लिए या उनके हल्के के लिए या उनके लोगों के लिए बेहतर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनका कोई सियासी तौर पे इख्तलाफ नहीं था। क्योंकि चौधरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो इधर मीरपुर डिवीजन से उनका ताल्लुक है, तनवीर इलियास साहब का पुंछ डिवीजन से ताल्लुक है, तो इसलिए इनका आपस में पॉलिटिकल कोई क्लैश नहीं था। बिल्कुल। तो अब वो ये जरूर सोचेंगे कि वापसी पर, बैरून मुल्क वापसी पर आके कि अगर तब्दीली को हम रोक नहीं सकते किसी सूरत, तो उस तब्दीली का हिस्सा कैसे बने और उस तब्दीली में अपना कैसे शेयर हासिल करें। और फिर अगर तो सदर आज़ाद कश्मीर ने आके संजीदगी से फैसला किया तो फिर हो सकता है कि वज़ीर आज़म जो है नया
वो फारूक ब्लॉक से बने और फारूक ब्लॉक का वज़ीर आज़म जो है वो उसको फिर से बरसे सुल्तान महमूद जो है वो उनकी आशीर्वाद हासिल हो। इससे पहले भी काफी चीजें जो हैं वो चल चुकी हैं, वो हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि सदर आजाद कश्मीर को किस किस्म की ऑफर्स की गई पॉलिटिकल पार्टीज की जानब से और उसमें क्या क्या फार्मूले डिस्कस हुए, ये हम अगले प्रोग्राम में नाजरीन को बताएंगे। और ये हमारे लिए एक और आपके लिए मैं ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें ये है कि सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान जो है वो इख्तलाफात और ताल्लुकात की एक नई जो है ना खलीज पैदा हुई है और अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इसको कैसे जो है वो टैकल करते हैं। नाज़रीन, वाकई ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरह सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद साहब को ऑफर्स की गई, अब हम आने वाले प्रोग्राम में मुर्तज़ा दुरानी साहब से ये पूछेंगे वो क्या क्या ऑफर्स थी और इसके बावजूद उन्होंने वो ऑफर्स कबूल नहीं की। लेकिन ये जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है इसके बाद अब वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। और तनवीर इलियास साहब को इतना हार्ड लाइन जो है ना, मेरे ख्याल से उस पर नहीं जाना चाहिए था। छोटे छोटे मामला हैं, इनको बैठ के तय किया जा सकता है। तो ये अच्छा दुरानी साहब, हम अगली स्टोरी पे आते हैं। आज़ाद कश्मीर में आजकल आटे का शदीद बहरान है। बहरान तो है ही अपनी जगह, लेकिन हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने भी जिक्र किया था कि एक आटा माफिया है जो हुकूमत को ब्लैकमेल करके बहरान पैदा करता है, फिर कीमतों में इजाफा कर देता है। तो अब बहरान के साथ साथ इसकी जो कीमतें हैं वो बहुत ऊपर चली गई हैं और आटे का 20 किलो का जो बैग है वो 1800 का हो गया है। तो यहाँ अगर वफाकी दारुल-हुकूमत में या पंजाब में या KPK में उसकी जो कीमत है 1295 रुपये है और आज़ाद कश्मीर में ये 20 किलो KG का जो आटे का थैला है वो 1800 रुपये का हो गया। तो अब हमारे यहाँ तो गुर्बत वैसे भी बहुत है, तो अब लोगों के लिए तो ये 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत क्या कर रही है इसके ऊपर? कोई सुना था कैबिनेट का कोई इजलास बुलाया है, उसमें पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये तो आपको मैंने पहले दिन से बताया था कि आज़ाद कश्मीर में चंद मिल मालकान, महकमा खुराक के कुछ अफसरान और इसमें वजीर खुराक जो होता है जो भी होता है और जो सेक्रेटरी खुराक होते हैं, ये सारे मिल के जो है वो एक डिसीजन करते हैं और फिर वो एक आटे का बम गिरा देते हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम। तो पहले यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल बम गिरता होता था, वहाँ पे अब आटे का बुरान पैदा हो गया। तो आटे का जो बुरान पैदा हुआ वो पहले से इन्होंने मसनूई किल्लत शुरू की, मार्केट में आटा भेजा नहीं ताकि इसको मानी जो है ना कीमतें वसूल कर सके। फिर मिल मालकान ने अपनी मर्जी से, कभी भी नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बिल्कुल ऐसी कभी भी नहीं होता कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो जो है मालकान के साथ मिल जाए। ये तो ऐसे ही होता है जैसे चोर के साथ चौकीदार मिल जाए। सही बात। तो हमारे जो महकमा खुराक है वो तो ऑलरेडी चौकीदार का रोल प्ले करते करते चोर के साथ मिल चुके हैं और वो फिर अब आवाम के साथ जो है वो जाती हो रही है। आज़ाद कश्मीर में वैसे ही आटा नहीं मिलता। बिल्कुल पहले इस हालत में होता था कि सब्सिडी जब दी जाती थी तो वो आटा जो सस्ता हो जाता था, गवर्नमेंट की सब्सिडी अरबों रुपए की, तो वो भी ब्लैक मार्केट में जो है दूसरे सूबों में चला जाता था, फिर भी आज़ाद कश्मीर के अवाम को नहीं मिलता था। अब तो उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करके और आटे की मसनूई बुरान पैदा करके, मसनूई किल्लत पैदा करके तो हुकूमत से मन माने रेट वसूल करवाए, एक नोटिफिकेशन जारी कराया जिसके मुताबिक अब आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है वो लोग आटा खरीदने की पोजीशन में नहीं है, बाइंग कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए ये भी समझने कि अल्लाह का एक अजाब नाज़िल होगा और ये हुकूमतों को कभी इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए कि अपने छोटे से मफाद के लिए, अपने पाव गोश्त के लिए पूरी बकरे को या पूरी भैंस को हलाल कर दें। बिल्कुल दुरानी साहब, आपकी बात 100% दुरुस्त है। जिससे तनवीर इलियास साहब ने अवाम को इलेक्शन इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और इंतखाबी मंशूर पेश किया था कि कश्मीर को हम बदलेंगे और बदला हुआ कश्मीर नज़र आएगा और सियाहत में हम बड़े इकदाम करेंगे और दुनिया आएगी, सयाह टूट के आएंगे। वो तो खैर अभी इन पौने 2 सालों में हमने तो कुछ भी नहीं देखा है। हमने क्या पूरी मतलब जो भी लोग हैं हमारे जो कश्मीर के शहरी हैं उनको पता चल गया होगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई है और जो क्या क्या काम हुए हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी जो बुनियादी नीड थी आटा, अब इसके ऊपर देख लें कि क्या बहरान है और किस तरह इसकी कीमतें कहाँ जा रही हैं और हुकूमत इनको ना कीमतें कंट्रोल कर पा रही है और ना आटा वाफर मिकदार में शहरियों तक पहुँचा रही है। तो ये वाकई एक सोचने की बात है। और इसके साथ साथ दुरानी साहब एक और ख़बर नाज़रीन को बताते चलें कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन के चैम्बर में गए, उन्होंने
फिर उसके साथ साथ वो चले गए जो अपोजिशन लीडर हैं उनके घर खाने पे। तो सुनने में ये आ रहा है, हमारे ज़राए ने ये भी बताया है कि वो स्पीकर से भी इसी तरह कोई उनके घर भी जाना चाह रहे थे, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं स्पीकर के घर भी जाऊं, लेकिन स्पीकर ने जो है मेरे ख्याल से ये बात नहीं मानी उनकी। देखें, अपोजिशन लीडर को तो उन्होंने खुद कहा जी कि मैं आपके घर शाम को चाय पीने आऊंगा। फिर अपोजिशन लीडर ने, चौधरी लतीफ अकबर ने अपने तमाम साथियों से मशवरा किया, जो अपोजिशन के मेंबरान, दूसरी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नवाज, तो फिर उन्होंने ये तय किया कि अगर वो चाय पीने आ रहे हैं तो चले हम उनको अशाइया दे देते हैं, खाना उनके, डिनर उनके एजाज में किया। बिल्कुल। तो लेकिन आप देखें कि पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद ही बुरान पैदा करते हैं, फिर उसको हल करने के लिए फिर खुद ही मारे मारे फिर रहे होते हैं। आप पहले, आपको क्या जरूरत थी चौधरी लतीफ अकबर साहब जो है इतने सीनियर पॉलिटिशियन, उनके ऊपर आपने इतने इल्जामात लगाए, उनकी तजलील की, उनकी फैमिली के ऊपर चले गए। मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ कि चौधरी लतीफ अकबर साहब ने अपने इलाज के लिए ज़कात से पैसे नहीं लिए, हालांकि इन्होंने कहा है कि इन्होंने ज़कात का कह दिया। बिल्कुल। तो अब देखें, फिर इस एक्सट्रीम पे चीजें ले जाके फिर आप जो है वो फिर जाते हैं, उनसे माजरतें हैं, माफिया मांगते हैं। तो ऐसे हालात ही नहीं पैदा करने चाहिए। सही बात। और दूसरी बात, जो स्पीकर असेंबली की बात है, तो चौधरी अनवार उल हक साहब जो है वो अपने मौके पे आज भी कायम है, डटे हुए। उन्होंने कहा कि मैंने ना वज़ीर-ए-आज़म से कोई मामला तय किए हैं, ना मेरी वज़ीर-ए-आज़म से आपको घर चल के आ जाए या उनके चैम्बर में आ जाए तो कहते मैं उसको धक्के दे के निकाल नहीं सकता। वो कहते हैं कि तनवीर साहब ने जादू की जफ्फी तो दी है, लेकिन वो जादू की जफ्फी काम नहीं आई। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि तनवीर साहब का एक तरीकाकार है कि एक मामला जो है ना वो हर बंदा समझता है कि तनवीर साहब के साथ कोई मिलेगा तो उस मिलने की कोई ना कीमत उसने वसूल की होगी। तो स्पीकर असेंबली एक वाइज शख्सियत है जिन पर ये इल्जाम आज तक नहीं लगा कि उन्होंने तनवीर इलियास साहब से कोई एक पैसे की रवादारी की हो, या वो रवादार रहे हो, या उन्होंने कोई फंड्स लिया हो, या उनका अपना मौकफ था कि मेरे हल्के में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मुझे पुंछ में मेरा जो है शेयर मुझे दिया जाए। शेयर मीन से मेरी मुशावरत से, अगर प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर के मशवरे से डीआईजी लगता है या कमिश्नर लगता है तो डीआईजी स्पीकर साहब के मशवरे से लगे, क्योंकि दो ही बड़ी शख्सियात मीरपुर डिवीजन में पीटीआई की हैं। तो वो अभी तक उनका जो है ना वो स्टांस बरकरार है और स्पीकर असेंबली जो है वो अपने मौके पे कायम है। और मेरा नहीं ख्याल है कि स्पीकर साहब को जो है वो कोई खरीद सकेगा, जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सब लोगों को खरीदने की कोशिश की। तो कोई लोग तो होते हैं जो बीच में ऐसे होते हैं जो इनकार भी कर देते हैं, कोई तो कलमा कहने वाले लोग होते हैं। सही बात है। ऐसे दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज दुरानी साहब ने बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं और वो ये हैं कि वज़ीर आज़म तनवीर इलियास और सदर बहर सुल्तान महमूद के दरमियान इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात की वजह भी इन्होंने बता दी कि क्या इख्तलाफात हैं। और इसके साथ साथ आने वाले प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि बैरिस्टर साहब को, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को क्या क्या ऑफर्स हुई, उन्होंने ऑफर्स कबूल नहीं की, लेकिन अब लेटेस्ट सिचुएशन के बाद सूरत-ए-हाल चेंज हो गई है और सदर साहब बैरून मुल्क दौरे पे हैं। जैसे ही वापस आएंगे अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप होती है। तहरीक एतमाद की खबरें भी हैं और बहुत सारी खबरें भी हैं, और इन तमाम खबरों को हम आप तक पहुँचाएँगे। और दुरानी साहब से अगली नशिस्त में हम ताज़ा तरीन जो खबरें होंगी उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।